हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवीजन पार्ट, और रिवीजन जो है बेसिकली जो है हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोमेरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि ये चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि हमें जो है थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस पे वर्कआउट करना है, कि जैसे क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चंस को करने की ट्रिक्स भी जो है आपको बताई गई थी, बट इसके अलावा भी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कॉन्सेप्चुअली जो हमें ज़रूरत होती है, और उसी से रिलेटेड जो है रिवीजन पैटर्न चल रहा है, और जो कि दोनों को ही हेल्प करेगा, चाहे वो IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नीट का कर रहे हो। ओके, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ की पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू द रिएक्शंस। तो जैसे हमने लास्ट टाइम वुड्स रिएक्शंस पे बात किया था, और उसमें जो हमने आपको बताया था इंटर और इंट्रा मोलिकुलर वुड्स रिएक्शन जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है, और उससे जो है क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस चीज़ों पे जो है हमने डिस्कशन किया था। अब जो है इसके बाद अगर हम डिस्कस करें फर्दर, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में अगर हम बात करें कि एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, अगर हमें एल्केन का प्रिपरेशन करना है तो उसमें जो सबसे बेस्ट वे है डेट इज़ कोरेहाउस सिंथेसिस। तो कोरेहाउस सिंथेसिस से जो है क्लियरली जो है हम दोनों टाइप की एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो कोरेहाउस सिंथेसिस में जो है बेसिकली जो है हम यूज करते हैं किसका, गिलमैन रिएजेंट का। तो गिलमैन रिएजेंट जो है वो यूज होता है, और गिलमैन रिएजेंट की अगर हम बात करें तो डेट इज R2CuLi। तो गिलमैन रिएजेंट को जो है किस उससे जाना जाता है, R2CuLi से। तो अगर हम बेसिकली R2CuLi की रिएक्शन करवाएंगे R-X के साथ, तो इट इज़ ए सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन एंड SN2 टाइप रिएक्शंस। तो इसमें जो है हमारा फॉर्मेशन होगा R और R' का, और उसके साथ साथ जो है इट इज़ बेसिकली फॉर्म द हैलाइड ऑफ कॉपर एंड लिथियम। तो जैसे कि हमें पता है कि इस रिएक्शन में भी जो है एक साइड आउटकम्स जो है हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम एक पावरफुल बेस का यूज कर रहे हैं यहाँ पे R-, क्योंकि एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। गिलमैन रिएजेंट जो है वो एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, राइट। तो ये अगर ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है तो डेफिनेट सी बात है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होने की वजह से यहाँ पे इसकी एक साइड रिएक्शंस भी जो है पॉसिबल हो सकती है, और अगर हम उस साइड रिएक्शन की बात करें तो इलिमिनेशन भी पॉसिबल है। तो इलिमिनेशन भी हो सकता है सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ, जैसे यहाँ पे SN2 हो रहा है तो यहाँ पे एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो एलिमिनेशन में जो है हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का। तो अगर इसका साइड रिएक्शन डोमिनेट करेगा तो एल्कीन बनेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्कीन को बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है डेट इज कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस जो है वो सबसे एफिशिएंट और बेस्ट वे बना जाता है, क्योंकि जब हम वुड्स रिएक्शन को देख रहे थे तो वुड्स रिएक्शन में हमें क्लियर कट दिख रहा था कि हम जो है वहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों तरीके की एल्केन नहीं बना सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस हमें इसको सेलेक्ट करना है। और अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड की बात करें, जैसे कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू द SN2। तो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड में अगर हम लिखने की बात करें तो यहाँ पे RI जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा RBr से, RBr जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा RCl से, और RF जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री से। इनफैक्ट जो है इसमें इलिमिनेशन डोमिनेट करता है, मोस्टली जो है इसमें इलिमिनेशन आउटकम मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन ना मिलके। ओके, तो ये इस तरीके की सिचुएशन जो है कोरेहाउस सिंथेसिस से एसोसिएटेड है। अब जो है इसके बाद
अगर हम इसमें फिगर आउट करें कोरेहाउस सिंथेसिस के बाद कि एल्केन जैसे और भी प्रिपरेशन के मेथड है, जैसे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है हम देखते हैं कि उसमें भी सेम जो है जैसे बुर्ज रिएक्शन होता है, सिमिलर फैशन में जो है रिएक्शन प्रोसीड करती है, और उसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो हमारी सॉल्ट होती है पोटेशियम और सोडियम की, उनको जो है हम लेते हैं और उनका जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के जो है हम उस रिएक्शन को करवाते हैं। तो इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर जो है इट इज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ RR। तो यहाँ पे जो है ये भी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, और यहाँ पे भी सिमिलर फैशन है जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं किसका, एल्केन का यूजिंग द बुर्ज रिएक्शन। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी इंटर और इंट्रा की पॉसिबिलिटी दोनों है, और यहाँ पे भी जो है सिमेट्रिक बना सकते हैं, सिमेट्रिक नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ये जो बुर्ज रिएक्शन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, दोनों ही ऐसे मेथड्स हैं, इनफैक्ट कोरेहाउस भी, जिनसे मीथेन का प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मीथेन जो है वो एक ही कार्बन एटम है, और ये जितने भी हमारे प्रिपरेशन के मेथड इसमें एटलीस्ट जो है कम से कम यू कैन सिंपली सी दैट कि 2 कार्बन एटम तो होंगे ही। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनसे जो है मीथेन का प्रिपरेशन जो है वो पॉसिबली नहीं किया जा सकता। बट इसके अलावा जैसे और प्रिपरेशन मेथड हैं, और स्पेशली रिडक्शन मेथड है कि सबस्टांस को रिड्यूस करके बहुत ज़्यादा इनको प्रिपेयर किया जा रहा है, तो रिड्यूस करके जो है बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस में जो सबसे फेमस रिएक्शन है और जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, दैट इज़ हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की बात करते हैं कि किस तरीके से एल्केन का हैलोजिनेशन होता है और कैसे जो है हम इस रिएक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे हमने कोई भी एल्केन लिया, जैसे लेट्स सपोज दैट कि हमने ये एल्केन लिया और इसकी रिएक्शन हम किसी X2 के साथ करा रहे हैं, और इसको कराने के लिए हमें पता है कि रेडिएशन को लेना पड़ता है, या हम इसमें जो है परऑक्सी, या इन शॉर्ट यू कैन सिंपली से दैट कि यहाँ पे जो है वी विल टेक ROR, परऑक्साइड ले लेंगे, जिससे जो है इस रिएक्शन को करवाने में हमें बेसिकली हेल्प मिलती है। तो ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके थ्रू ये जो है रिएक्शन होती है। और अगर हम इसके मैकेनिज्म को प्रोसीड करने की बात करें कि ये किस तरीके से प्रोसीड होती है और कैसे जो है ये सबस्टांस जो है बनते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपली यू कैन सी डेट, और कि यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपका जो परऑक्साइड है, ओके, तो जैसे सबसे पहले जो है हम परऑक्साइड का प्रिपरेशन की बात करते हैं, या उसके अलावा जो है आप रेडिएशन का भी यूज कर सकते हो रेडिकल जनरेट करने के लिए। तो उसमें जो है हैलोजन जो है सबसे पहले जो होमोलाइटिक क्लीवेज होके इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2x रेडिकल, ओके। तो ये जो है x रेडिकल या तो डायरेक्टली आप इससे सिंथेसिस करके बना सकते हो, लेकिन बेसिकली जो है समटाइम्स जो है वी आर यूजिंग द परऑक्साइड, तो हम कई बार जो है परऑक्साइड्स का यूज करते हैं, तो ये परऑक्साइड जो है हमें हेल्प करते हैं, ओके। और इसके थ्रू जो है इसमें हैलोजिनेशन हम करवाते हैं। अब क्या है कि मैकेनिज्म तो इसका सिंपल सा है और उस पर जो है हम बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं कर सकते। बेसिकली हमारा जो सिचुएशन है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि यहाँ पे जो हैलोजेंस, डिफरेंट हैलोजेंस हैं, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की अगर हम बात करेंगे, ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है आयोडीन। वही अगर हम बात करें कि जिससे हमारे किसी भी हैलोजन में अगर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे लेट्स सपोज दैट हम इसके ऊपर फोकस करें, तो यहाँ पे जो है आपको सिंपली देखने को मिलेगा कि कई तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है
इट इज़ 1 डिग्री इन नेचर, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है 2 डिग्री है नेचर में, और इस हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इट इज़ 3 डिग्री इन नेचर। तो किसी भी हाइड्रोजन को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के रेडिकल्स जनरेट होंगे। यहाँ से 1 डिग्री रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ से 2 डिग्री रेडिकल जनरेट होगा, और यहाँ से 3 डिग्री। तो अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी है रेडिकल को एक्सट्रैक्ट कर, मतलब हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने की और रेडिकल को फॉर्म करने की, तो बेसिकली हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन हो, तो टर्सरी हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने का जो है एबिलिटी हम ज़्यादा रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टिविटी हमने लिखा है, ये रिएक्टिविटी भी जो है अपना रोल प्ले करेगा। तो ये रिएक्टिविटी जब अपना रोल प्ले करेगा तो ये रिएक्टिविटी क्या करेगा, सेलेक्टिविटी को कम कर देता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे सेलेक्टिविटी ऑफ हैलोजन फॉर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को जब एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, तो ये 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री के रिलेटिव है। 3 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री वर्सेस 1 डिग्री, इसके रिलेटिव जो है हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सेलेक्टिविटी में आयोडीन सबसे ज़्यादा सेलेक्टिव होता है, उससे कम जो है ब्रोमीन होता है, उससे कम जो है क्लोरीन होता है, और सबसे कम जो है फ्लोरीन होता है। मतलब इन अदर वे यू कैन से डेट कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसकी सेलेक्टिविटी क्या है, कम होती है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम सेलेक्टिव होता है, उसके सामने जो हाइड्रोजन पड़ेगा वो उसको निकाल लेगा डायरेक्टली। बट अगर हम बात करें रिएक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेलेक्टिविटी में जो लो रिएक्टिव होगा वो बेसिकली जो है स्पेसिफिकली जो है देख के सेलेक्ट करेगा कि किस हाइड्रोजन को निकालने से ज़्यादा स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो इन दैट वे यू विल सिंपली से दैट कि यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन को निकालने से ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, तो वो यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ये सिचुएशन है हमारी। अब जो है इसके बाद अगर हम इसमें बात करें ओके कि जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं वो इस तरीके के आएंगे कि जो सेलेक्टिविटी ऑर्डर होता है, जैसे इसमें दो चीज़ों का सेलेक्टिविटी ऑर्डर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो क्लोरीन और दूसरा ब्रोमीन। क्योंकि आयोडीन जो है ऑलमोस्ट सेलेक्टिव है तो वो हमेशा टर्सरी को ही प्रेफर करेगा। फ्लोरीन जो है ऑलमोस्ट लीस्ट सेलेक्टिव है तो वो हमेशा जो है किसी को भी प्रेफर कर सकता है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें जो कि इन बिटवीन आते हैं तो इनके लिए जो है हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो अगर हम 3 डिग्री रेशियो 2 डिग्री रेशियो 1 डिग्री अगर हम सेलेक्टिविटी को जज करना चाहते हैं तो सेलेक्टिविटी रेशियो जो है इधर इनका होगा 5:3.8:1। वहीं जो है अगर हम Br2 की बात करेंगे, हाँ ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम डिफाइन करेंगे एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 1600 रेशियो 82 रेशियो 1, ये हमारा रेशियो आएगा किसके लिए, Br2 की सेलेक्टिविटी के लिए। अब देखो इससे जो है हमें क्या पता चलता है कि अगर एक एक हाइड्रोजन हो सभी टाइप का तो उनको निकालने के लिए रिलेटिव रेट कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी रेट को यूनिटी मान लें तो सेकेंडरी हाइड्रोजन को निकालने की जो रेट होगी वो 3.8 टाइम्स हायर होगी, और 3 डिग्री हाइड्रोजन को निकालने की जो रेट होगी डेट विल बी 5 टाइम्स हायर देन द 1 डिग्री। और सिमिलरली यू कैन सी डेट कि यहाँ पे 1 डिग्री से 2 डिग्री का 82 टाइम्स हायर होगा और 3 डिग्री का तो जो है 1600 टाइम्स हायर होगा। तो यहाँ तो प्रीडोमिनेंटली हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री ही फॉर्म होगा ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली हमें चेक करना होगा। बट बिफोर डैट ये जो कंपैरिजन हमने लिखा है डेट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द वन हाइड्रोजन ऑफ ईच टाइप। यहाँ जो है सिर्फ हमने केवल एक ही हाइड्रोजन के रिलेटिव इसको लिखा है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे लेट्स सपोज दैट कि हमने इसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात की और इसमें जो है अगर हम फिगर आउट करना चाहते हैं कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, पहली बात तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये हमें फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो।
और दूसरी बात ये कि उनका परसेंटेज क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको हेलोजिनेशन में आउटकम की बात करूं कि कितने आउटकम बनेंगे, तो एक आउटकम तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, ओके। दूसरे आउटकम की अगर हम बात करें जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा इसने, तीसरे आउटकम की अगर हम बात करेंगे तो वो जो है इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट किया, और चौथा आउटकम जो है इस टर्मिनल पोजीशन पे। तो टोटल यू कैन सी डेट कि आपको स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से 4 कंपाउंड मिल सकते हैं, 4 डिफरेंट कंपाउंड आपको दिख रहे हैं। मैंने ये 1 डिग्री वालों को डिफरेंट इसलिए लिया क्योंकि नॉमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग आएगा। अब दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग आएगा इसलिए जो है हमने इनको अलग काउंट किया है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल ये जो 4 आउटकम मिल रहे हैं इनका परसेंटेज क्या होगा। अब देखो इसको बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और कितने टाइप के, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है और कितने 6। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको बनाने के लिए सिर्फ एक ही है और वो जो है 3 डिग्री हाइड्रोजन है और कितना है 1। ये हमारा 2 डिग्री है और इसको बनाने के लिए कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है 2, और इस सब्सटेंस को बनाने के लिए वंस अगेन 1 डिग्री हाइड्रोजन है और कितने हैं 3 है। तो अगर हम इन सब का परसेंटेज फिगर आउट करें कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ईच कंपाउंड या प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखो कि एक्चुअल रेशियो जब हमें निकालना होगा, एक्चुअल रेशियो, तो ये जो रेशियो हमें गिवन है इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ये फर्स्ट प्रोडक्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड, ये थर्ड, एंड दिस विल बी द फोर्थ आउटकम। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब में जो है अगर हम बात करें तो फर्स्ट रेशियो सेकेंड, रेशियो थर्ड एंड रेशियो फोर्थ, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो एक्चुअल में इनका जो रेशियो होगा उसमें इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 6:1 क्योंकि 1 डिग्री हाइड्रोजन है तो 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद जो है सेकेंड वाला जो 3 डिग्री है और कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है ओनली 1, तो 5:1। इसके बाद जो है इसके बाद उसकी हम बात करते हैं तो 3.8 × 2, डेफिनेट सी बात है कि 2 हाइड्रोजन है वैसे। और उसकी अगर हम बात करेंगे फोर्थ वाले स्ट्रक्चर की तो डेट विल बी 1 × 3। तो यहाँ पे जो है क्लियरली अगर हम देखेंगे तो 6:5 7.6:3 डेट विल बी द एक्चुअल रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये जो है इन प्रोडक्ट्स का एक्चुअल रेशियो होगा। अब इस रेशियो को तो परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर ही सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, कि पहले वाले का परसेंटेज कितना होगा प्रोडक्ट में, तो आप क्या लिखोगे 6 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल रेशियो। तो कितना हो जाएगा ये, तो अगर आप इसको ऐड अप करोगे तो कितना हो जाएगा 21.6। ओके। सिमिलरली जो है अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 5 डिवाइडेड बाई, मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 21.6 × 100। सिमिलरली आई गेस कि आप जो है बाकी का भी परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं कि थर्ड वाले का परसेंटेज क्या होगा और फोर्थ वाले का परसेंटेज क्या होगा रिएक्शन मिक्सचर में। इसके अलावा अगर आपसे अब ये पूछा जाए क्वेश्चन कि ये जो मैंने 4 लिखे हैं ये तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं, लेकिन इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो कई बार क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। डिफरेंट से मेरा मतलब है कि उसमें कई बार लिखा होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पहले कितने होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो जब हमसे पूछा जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पहले कितने प्रोडक्ट होंगे तो उसमें जो है सिंपली हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी कंसीडर करना होगा। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हम ऑप्टिकल आइसोमर को क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए जो है हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे बिफोर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो व्हाट विल बी योर आंसर। जैसे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, बट इसमें भी जो है अगर आपसे पूछा जाए कि
बिफोर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होंगे और आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट क्या होंगे, तो यू कैन पॉज द वीडियो अगर आप इसको बाद में देख रहे हो, और अगर आप इसी समय इसको देख रहे हो तो आप जो है इसको इस क्वेश्चन का आंसर दो कि बिफोर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें कितने आउटकम मिलेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने आउटकम मिलेंगे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर कट दिख रहा है कि अगर इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो दिस विल बिकम ए कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। आफ्टर डेट ये हमारा कायरल सेंटर बन जाएगा, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। तो हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है दो पॉसिबिलिटी, इसमें दो, इसमें 2 and 2 4 and 1 5 and 6। तो बिफोर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने काउंट करेंगे, 6। और ये जिनको हमने डिफरेंट काउंट किया है, दो काउंट किया है, इसको आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कितना काउंट करेंगे, सिंगल। तो टोटल जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने हो जाएंगे, 4। तो ये बिफोर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा और ये आफ्टर हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है कि बिफोर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नंबर ऑफ आउटकम जो है वो डिफरेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत जो है यू कैन से डेट कि इसको कई बार जो है रिवर्स डायरेक्शन या यू कैन से डेट कि इन ए डिफरेंट सेंटेंस जो है पूछा गया है। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद डेट कि जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है उसमें जो हमारे आउटकम बनेंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए कई बार जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब देखो ये तो एल्केन से रिलेटेड था हमारा, ठीक है, कि इस तरीके से एल्केन में जो है रिएक्शंस के नाम पे तो यू कैन से डेट कि दिस इज द ओनली डोमिनेंट रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द एल्केन। अब थोड़ा एल्कीन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन तो हम ऑलमोस्ट कवर अप कर चुके हैं, लेकिन इसमें एल्कीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बची हुई हैं जिसके ऊपर जो है हमें डिस्कशन करना है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में जैसे हमने फिगर आउट किया था कि हमारा जो सबस्टांसेस हैं, चाहे वो एल्कोहल है चाहे वो एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड से जब हम एल्कीन को प्रिपेयर कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ HX, तो इसमें जो है HX को एलिमिनेट करके ओके किसी बेस के साथ हीट करते हैं हम, तो एल्कीन का प्रिपरेशन करते हैं। अब इस रिएक्शन में आपको पता होगा कि ये रिएक्शन जो है दो डिफरेंट वे से जो है प्रोसीड कर सकती है, और दो डिफरेंट वे की अगर हम बात करें तो वन इज सिटजेफ, जैसे एक जो हमारा सिटजेफ है और दूसरा जो है हमारा होफमैन है। तो यहाँ पे सिटजेफ का मतलब है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और होफमैन की अगर हम बात करेंगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करेंगे कि सिटजेफ के लिए जो है हमें किस तरीके के बेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो स्मॉल बेस अगर हम प्रेफर करते हैं तो हमारा सिटजेफ के थ्रू प्रोसीड करता है। वहीं अगर हम बल्की बेस को प्रेफर करते हैं तो हमारा जो है होफमैन जो है प्रोसीड करेगा। दूसरी बात, ये जो हम जिस एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं इट इज़ E2 एलिमिनेशन इन नेचर। E2 एलिमिनेशन के साथ जो है आप इसको 1-2 एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। ये सारे जो है इसी के नाम है और इसी के थ्रू जो है आप एल्कीन का प्रिपरेशन करेंगे। अब अल्टीमेटली क्या है कि अगर हम स्पेसिफिक और क्लासिक एग्जांपल लिखें कि कैसे जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कीन को इस पर्टिकुलर जो है रिएक्शन का यूज करते, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, या अगर आपने कभी इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करके सोचा हो कि क्यों जो है सब्स्टिट्यूशन
और एलिमिनेशन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जैसे लेट्स सपोज दैट ये है और इसको जो है हमने एल्कोहलिक KOH और डेल्टा, और वहीं ऑन द अदर हैंड जो है हमने लिया इसको टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड एंड डेल्टा, और दोनों उसमें जो है हमने प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन रखी कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। देन द फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसमें जब अगर हम आउटकम की बात करेंगे तो दिस विल बी अवर आउटकम, दिस एल्कीन विल फॉर्म। और यहीं अगर हम नीचे वाले की बात करेंगे कि यहाँ पे मेजर आउटकम क्या होगा, तो दिस विल बी अवर मेजर आउटकम। क्योंकि यहाँ पे बल्कि बेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल प्रेफर हाइड्रोजन फ्रॉम द लेस स्टेरिकल कार्बन एटम, और वही जो स्मॉल बेस है इट कैन इजीली एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड। तो ये जो है हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज द सिटजेप प्रोडक्ट, और वहीं जो है मेजर आउटकम यहाँ पे ये होगा। तो रिएक्शन को आप कह सकते हो कि रेजियो सेलेक्टिव होगी नेचर में, स्टीरियो स्पेसिफिक भी होगी क्योंकि एंटी एलिमिनेशन है ये। एंटी एलिमिनेशन का मतलब है कि बेस जो है जिस तरफ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा जस्ट उसके अपोजिट साइड से जो है क्लोरीन एलिमिनेट होगी। मतलब यहाँ पे बेस का अटैकिंग साइड और क्लोरीन का लीविंग साइड जो है वो सेम साइड पे नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ सिटजेर और फॉर्ममैन लगाने से पहले इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एंटी एलिमिनेशन है। तो कई बार जिससे क्या है कि बहुत लोग इस तरीके की मिस्टेक करते हैं और जिसमें जो है वो एंटी मैकेनिज्म को इग्नोर कर देते हैं फॉर्ममैन या सिटजेप लगाने के लिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है हम उसको बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जिससे हमारे पास ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जैसे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे H है। अब अगर हम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं, तो एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हीट करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ पे हम मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन कर दें, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दें। बट यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे एंटी हाइड्रोजन है ही नहीं। ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, सिन हाइड्रोजन है। तो सिन हाइड्रोजन का तो एलिमिनेशन हो नहीं सकता, हमें तो हाइड्रोजन सेकंड पोजीशन पे जो है एंटी चाहिए, तो सेकंड पोजीशन तो ये भी है, तो हम जो है हाइड्रोजन ऊपर से निकालेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है हमें आउटकम के रूप में जब एल्कीन को लिखेंगे तो एल्कीन का स्ट्रक्चर जो है नीचे डबल बॉन्ड ना होके कहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ओके, मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड बात की बात है, लेकिन उससे पहले जो है इट इज़ ए एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, और अगर ये एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है हमेशा जो है स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर जो है रिएक्शन का उसको फॉलो करना है। अब इसके बियॉन्ड अगर हम बात करें कि एल्कीन की प्रिपरेशन के लिए तो आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को यूज कर ही सकते हैं, और इसमें जो है रिएक्शन जैसे एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, तो रिएक्शन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं। अब देखिए एल्कीन जो है, जो इसका स्ट्रक्चर है या जो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है इसको एक्ट करते हैं, या वी कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल, कि हम जो है किसके जैसा इसको कंसिडर करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो इसको जो है हम वीक न्यूक्लियोफाइल के जैसा कंसिडर करते हैं। तो अगर हम इसको न्यूक्लियोफाइल के जैसा कंसीडर करते हैं तो डेफिनेटली जो है
ये फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमारा जो है बेस्ट मटेरियल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कि बेसिकली इसकी रिएक्शंस भी हैं और ये फ्रीक्वेंटली जो है उसमें पार्टिसिपेट भी करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम उसको बेसिकली इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि रिएक्शन जो है स्टार्ट होगा किससे, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या इन अदर वे यू विल से दैट बाय द अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से रिएक्शन स्टार्ट होगी, इसलिए जो है हम उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इट वाज समथिंग लाइक दैट कि इसमें जो है जैसे किन किन सबस्टेंस का जो है हम ऐड कर सकते हैं। तो एक तो हम H2O का एडिशन कर सकते हैं। अब जैसे हमने सबसे पहले H2O के एडिशन की बात कर ली है, तो H2O के एडिशन के जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग डिफरेंट वे हैं H2O को ऐड करने के लिए। तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं जिनसे हम H2O को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसी को देख लेते हैं कि किन किन तरीक़ों से जो है वाटर का एडिशन करवा सकते हैं हम एल्कीन के अक्रॉस। तो ऐसे इसके लिए हम एक क्लासिक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये है, तो इसमें जो है जैसे लेट्स सपोज दैट कि हमने सिंपल हाइड्रेशन कराया फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरे वाले में जो है हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, और तीसरे वाले में हमने हाइड्रोबोरेशन का यूज किया। तो अब आप तीनों में अगर देखोगे तो तीनों में आपको अलग अलग तरीके के आउटकम मिलेंगे। कि अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो फर्स्ट वाले में हमें जो है ये एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है। अब अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में जो है हमें क्या है, ये एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है। और अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले में जो है हमें ये एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे तीनों पे अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके का बिहेवियर जो है कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि एडिशन तो एक ही सबस्टेंस का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बट यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है तरीके से H2O का एडिशन हो रहा है। तो अगर हम सिंपल हाइड्रेशन की बात करें, जैसे अगर हम इसको फर्स्ट नाम दे दें, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो फर्स्ट में देखो कि इसमें क्या होगा। तो फर्स्ट में वो सिंपल सिचुएशन है कि फर्स्ट में जो है सबसे पहले जो है H+ आयन का अटैक होगा। तो H+ आयन जब अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब हमें पता है कि कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, तो डेफिनेटली कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो कार्बोकैटायन जब रीअरेंज करेगा तो दिस कार्बोकैटायन विल रीअरेंज इटसेल्फ बाय 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ये जो है 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ, और 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद जो है अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो दिस विल बी अवर पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर दैट जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके बाद जो है हमें पता है कि जो H2O है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी जो न्यूक्लियोफाइल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। और आफ्टर डेट जो है हमें पता है कि यहाँ पे जो है H+ आयन डोनेट करके अल्टीमेटली जो है फॉर्म करेगा किसको, जो हमारा डिजायर्ड आउटकम है, जो कि हमें पहले आउटकम जो दिख रहा है। तो साफ साफ जो है इसका फॉर्मेशन होगा आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट रिएक्शन में ये जो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हुआ है, इसमें एक रूल एसोसिएटेड है जिसको आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस रूल है, दैट इज मार्कोनिकोव रूल।
तो मार्कोनिकोव रूल के दो डिफरेंट जो है स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट जो है वो मॉडर्न स्टेटमेंट है और एक जो है वो ओल्ड स्टेटमेंट है। मॉडर्न स्टेटमेंट की बात करें तो मॉडर्न स्टेटमेंट जो है ये स्पेसिफाई करता है कि हाइड्रोजन मतलब ये जो H+ है इसका एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे होगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। जैसा आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके पास हाइड्रोजन 1 है, इसके पास हाइड्रोजन 2 है और हमने जो है उसी तरफ इसको जोड़ा है, तभी तो कार्बोकेटायन इधर जनरेट हुआ है। तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो एडिशन हुआ है मार्कोनिकोव और ये ओल्ड स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने किया है। बट हाँ, जो मॉडर्न स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि आप H+ को जैसे चाहो वैसे जोड़ो, बट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन शुड बी स्टेबल या मोस्ट स्टेबल, कि यहाँ पे आप जिस भी वे में कार्बोकेटायन को H+ को जोड़ना चाहते हैं या हाइड्रोजन को जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ सकते हैं, बट वहाँ पे कार्बोकेटायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होना चाहिए। तो ये हमारा मॉडर्न स्टेटमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग से भी अगर हम जाएंगे तो अल्टीमेटली रीअरेंजमेंट के बाद हम दिख रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो हमारा फर्स्ट वे है जिस तरीके से जो है हमने इसको प्रिपेयर किया। दूसरी बात ये है कि जब हम इसमें बात करते हैं सेकंड प्रोसीजर का, ठीक है, तो सेकंड प्रोसीजर और इसमें डिफरेंस आप देख लो, क्योंकि वो भी मार्कोनिकोव ही है बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। और वो ये कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है जो कि हमारा अभी तक जो है H+ आयन इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जो है हम किसका यूज कर रहे हैं, Hg2+ का। तो Hg2+ अवर इलेक्ट्रोफाइल, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो बेसिकली जो है ये कन्वर्ट होगा किस में, इस पर्टिकुलर स्पीसीज में। अब हमें पता है कि ये जो हमारा कार्बोकेटायन है, ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है कार्बन के ऊपर, इट कैन बी शेयर्ड विद द मेटल, क्योंकि मेटल तो पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर सकती है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर ये होल्ड कर सकती है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल बी शेयर्ड विद दिस पर्टिकुलर Hg। तो ये एक पार्शियल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है Hg के साथ। अब ये जो है इस पार्शियल बॉन्ड की वजह से रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज नॉट पॉसिबल। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल बॉन्ड, rearrangement of carbocation is not possible. ओके, कि यहाँ पे जो है कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है मेटल के साथ शेयर हो रहा है। तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि इसको पिछले वाले मैकेनिज्म से डिफरेंट कर दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज कर ले रहा था, बट इसमें जो है कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज नहीं कर पाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो है फिर जब H2O का एडिशन होगा इसमें, तो उसी कार्बन पे होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो यहाँ पे जो है ये जो हमारा कार्बोकेटायन था इस पे, इसी के साथ जो है H2O अटैक करेगा, अपने लॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, और ये जो पार्शियल बॉन्डिंग थी ये जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है यहाँ पे। अब जो है ये H+ आयन यहाँ से डोनेट करके इट विल कन्वर्ट इट सेल्फ इनटू दिस, आफ्टर डैट जैसे ही ये जो है यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो गया, तो फिर जो NaBH4 हम ले रहे हैं, तो NaBH4 का काम क्या है, तो NaBH4 जो है सप्लाई करता है किसको, H- को, और H- को सप्लाई करता है और इसको रिप्लेस करता है यहाँ पे जो है, ठीक है, Hg+ को यहाँ से रिप्लेस करेगा और H- को सप्लाई करेगा। तो बेसिकली जो है इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो आउटकम है
और पीछे जो सिंपल हाइड्रेशन का आउटकम था, दोनों में जो है डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है। इसमें जो है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। पीछे जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज कर सकता था, बट यहाँ पे कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है उसका रीजन हमें क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे जो Hg2+ हम यूज कर सकते हैं या जो मर्क्यूरिक आयरन हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली जो है वो यहाँ पे इसके साथ एक पार्शियल बॉन्डिंग कर ले रहा, पॉजिटिव चार्ज को शेयर कर ले रहा है, एंड बिकॉज ऑफ डैट अगर ये पॉजिटिव चार्ज शेयर हो जा रहा है तो उसकी वजह से कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट जो है वो फिर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो डेट इज़ द रीजन कि यहाँ पे और उसमें जो है क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि कैसे जो है हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे या समझेंगे। अब देखो यहाँ पे इसके बाद आप क्वेश्चन तो इसमें माइंड में आना ही चाहिए कि जो तीसरा वाला है वो कैसे डिफरेंट है। तो तीसरे वाले में क्या है कि जैसे ये हमारा है, ओके, तो ये थोड़ा बड़ा सा मैकेनिज्म भी है वैसे, लेकिन अगर हम बात करें लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें जो है जैसे BH3, तो BH3 को देखोगे तो BH3 जो है इट्स सेल्फ जो है किसके जैसा है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा है, क्योंकि बोरॉन की ऑक्टेट में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इट रिक्वायर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू नलीफाई इटसेल्फ, क्योंकि अपनी ऑक्टेट नॉट नलीफाई, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको जो है किसकी ज़रूरत है, एक लोन पेयर की या एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, और यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ शेयर हो जाए तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी दूर हो जाएगी। अब क्या है कि यहाँ पे इन द सेम वे अगर ये होगा, या जो प्रोसीजर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कई इस तरीके के आइडियाज़ भी आते हैं दिमाग में। और ऑर्गेनिक में जैसे जो हम मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ आप क्लियर कट उसमें ध्यान भी रखिए कि जैसे कई बार हम किसी सब्सटेंस पे फॉर्मल चार्ज क्रिएट करते हैं, तो फॉर्मल चार्ज क्रिएट करते हैं या तो हमारा पर्पज होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को दूर करना, या इन अदर वे यू कंसिडर कि हमें किसी दूसरे की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी दूर करनी है। बट फॉर्मल चार्ज कहीं पर भी जो है हम परमानेंटली रिटेन नहीं करते। ओके, हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है कि सब्सटेंस को नलीफाई करें, न्यूट्रलाइज करें उसका फॉर्मल चार्ज, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता, राइट, या अपने पोटेंशियल से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं हो सकता, चाहे हम किसी की भी बात करें। तो अल्टीमेटली जो है ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म है उसमें फॉर्मल चार्ज दिया, फिर फॉर्मल चार्ज नलीफाई किया, ज़्यादातर कुछ इसी तरीके के स्टेप्स होते हैं। एंड एवरी स्टेप इज़ लॉजिकल इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक की कमी पूरा करने के लिए कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो है हम उसको परमानेंटली उस पर नहीं दे सकते, क्योंकि परमानेंटली देने से जो है अल्टीमेटली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके न्यूक्लियाई के अराउंड, ठीक है, नॉट द मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, किसी एटम के अराउंड जो उसके अराउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि इसमें जो है जैसे BH3 को एडिशन करें तो हमने बोला कि बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है क्योंकि इसकी वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर सकते हैं। अब हम इसको डोनेट कर देंगे तो डेफिनेट सी बात है कि डोनेट करने पर इस पर फॉर्मल चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव। अब बोरोन तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं कि ये फॉर्मल चार्ज नेगेटिव रख सके, तो डेफिनेट सी बात है इस पे से हमें इसके फॉर्मल चार्ज को नलीफाई करने के लिए H+ को क्या है, H+ या H- जो भी है उसको यहाँ से निकालना होगा। तो इस चीज़ को जो है अलग अलग स्टेप में करने की बजाय अब अगर हम इसको एक साथ जो है लिखने की बात करें कि किस तरीके से BH3 जो है डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होता है, तो लेट मी टेल यू कि कैसे जो है इसमें ये होगा। तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है बोरोन, जो कि इस मॉलिक्यूल का थोड़ा सा बल्की पार्ट है, ये जो है उस तरफ ऐड होगा जिधर जो है कार्बन स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा, और हाइड्रोजन जो है उस तरफ ऐड होगा जिधर कार्बन जो है स्टेरिकली मोर हिंडर्ड होगा, क्योंकि ये बल्की पार्ट है। तो ये इस तरफ ऐड होगा और ये जो है इस तरफ ऐड होगा। तो अल्टीमेटली जो है ये ऐड होने के बाद BH3 के एडिशन के बाद इट विल रिजल्ट इटसेल्फ इनटू दिस। अब ये जो है जैसे क्वेश्चन तो माइंड में आने भी चाहिए
और क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हमने इसको ऐड क्यों किया था। तो ऐड इसको पर्टिकुलरली किस लिए किया था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हुई कि नहीं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी दूर। हमने ऐड तो कर दिया, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी दूर हुई? तो देखो, पहले बोरॉन्स के साथ 3 हाइड्रोजन थे, अब एक कार्बन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी दूर होने की बजाय बढ़ गई। मतलब गए थे हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को दूर करने, बट अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इसकी बढ़ गई। तो हम क्या करें फिर? तो ये फिर से जो है रिएक्शन कर लेगा, फिर से इसके साथ रिएक्ट करें। तो लेट्स सपोज दैट हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर हिस्से को हम R मान लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है अब हम इसको लिख लेते हैं RbH2। तो RbH2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी BH3 से। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल अगेन पार्टिसिपेट इन द एडिशन रिएक्शन। ये फिर से एडिशन रिएक्शन में जाएगा। तो फिर से जाएगा तो बोरोन वाला पार्ट जो है फिर से इस तरफ जुड़ेगा और हाइड्रोजन वाला इस तरफ। तो ये एक सिन एडिशन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो है सिन एडिशन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो डेफिनेट सी बात है दिस विल रिजल्ट इटसेल्फ इनटू दिस वंस अगेन। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये फिर से ये वाला हिस्सा क्या है, R हो गया। तो ये जो है अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, BHR2 में। तो ये BHR2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ पे पहले एक हाइड्रोजन था, दो कार्बन आ गए। पहले एक कार्बन था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम होने की बजाय बढ़ गई। तो ये फिर से रिएक्ट करेगा और तब तक रिएक्ट करेगा जब तक ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, एडिशन में ना चले। तो एट लास्ट जो है यू विल सिंपली से डेट कि सबसे लास्ट में जो है आप कहाँ पे आके रुके, इस पे Br3, मतलब ट्राई एल्काइल बोरेन, राइट। तो ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ट्राई एल्काइल बोरेन बन तो गया, बट वी नो डेट कि इसके बनने पर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी दूर नहीं हुई। तो इसके बाद फिर हमारा सेकेंड स्टेप आ जाता है। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? तो सेकेंड स्टेप में जिसे हम देखेंगे H2O2, जो कि OH माइनस आयन के साथ है। और H2O2 जो है ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, वाटर से, क्योंकि OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है कौन सा बनेगा, ये। तो ये हमारा जो है कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो ये जो है अटैक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, बोरॉन को। तो अगर ये बोरॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो है बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी दूर करने गया, बट इसमें हुआ क्या कि बोरॉन के ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पे दो सिचुएशन, एक तो पेरोक्साइड लिंकेज है जो कि इजीली ब्रेक हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि वो आपस में अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी दूर कर रहे हैं, जबकि उनको चाहिए कि कोई इलेक्ट्रॉन दे। तो हम इसको कैसे फुलफिल करें, हमें बोरोन का फॉर्मल चार्ज भी नलीफाई करना है और इस पेरोक्साइड लिंकेज को भी ख़त्म करना है। तो हम इसको कर देते हैं। तो ये जो है यहाँ से जो है इस तरफ निकल गया और ये जो है R अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज नलीफाई, पेरोक्साइड लिंकेज भी जो है सही हो गया। तो अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू दिस। ओके, अब इसको जो है फिर से रिपीट करो 2 टाइम्स। तो रिपीट 2 टाइम्स, और ये सिंपली इसलिए रिपीट होगा क्योंकि ऑक्सीजन के जुड़ने से इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी और बढ़ गई है, तो इसका अटैक जो है और ज़्यादा फास्ट होता रहेगा। तो अल्टीमेटली एट लास्ट ये कहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ पे। अब ये यहाँ पे आके रुक तो गया। ओके, तो ये ट्राई एल्कोक्सी बोरेन, तो ये जो ट्राई एल्कोक्सी बोरेन बना है, इस पर्टिकुलर सबस्टांस की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी की वजह से बोरोन की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी जो है घटने की बजाय जो है बढ़ गई है। तो अगर बढ़ गई है तो फिर जो है इस पे फर्दर ये जो हमारा ट्राई एल्कोक्सी बोरेन बना है, इस पे जो है कौन अटैक करेगा, ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल जो कि हमारे पास है, और बेसिकली जो बन भी रहा है वो हमारा क्या है, OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन विल अटैक ऑन दिस बोरोन टू डिक्रीज इट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी,
और जब ये इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी डिक्रीज करने के लिए इस पर अटैक करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि ऐसा करते वक्त जो है ये बोरोन को कैसा फॉर्मल चार्ज दे देगा, नेगेटिव। वंस अगेन सेम प्रॉब्लम आ गई कि हमें बोरोन का फॉर्मल चार्ज नलीफाई करना है, तो नलीफाई करने के लिए जो है हम इसको यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। और एट द सेम साइड इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, BO- में, OR और ये जो है ROH निकल गया। इसको रिपीट करेंगे, रिपीट 2 टाइम्स, तो अल्टीमेटली जो है फाइनली आपको मिलेगा ये बनते ही O- एक प्लस आई ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी दूर हो गई, उसके साथ साथ जो है आपको 2 ROH मिल गए। अब R का स्ट्रक्चर आप देख लो, तो R का स्ट्रक्चर कुछ ये था हमारा R, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे OH का एडिशन जो है कहाँ पे हुआ है, टर्मिनल पोजीशन पे। तो तीनों सिचुएशन में यू कैन सिंपली से डेट कि 3 डिफरेंट आउटकम मिल रहे हैं हमें एल्कोहल, मतलब H2O का एडिशन तीनों में ही हो रहा है, बट अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है। एक में कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, दूसरे में कार्बोकेटाइन बन रहा है बट रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, और इसमें एंटी मार्कोनी कोऑफ से हो रहा है और कोई रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व नहीं है डबल बॉन्ड के क्रॉस। तो ये हमारी 3 डिफरेंट सिचुएशन थी। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए हैं इनको जो है आप थोरोली देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करने में जो है आपको हेल्प मिलेगी। ऑन H2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए H2On पर बने रहिए।